Hi, you are watching Charter Times on our YouTube channel, and I am your friend Shammi Prabhakar. This is the second video in the series wherein we are discussing the impact of COVID-19 on financial reporting. तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा कि कैसे कोविड-19 इन्वेंट्री वैल्यूएशन को इम्पैक्ट कर रहा है, लीजेस को इम्पैक्ट कर रहा है, रेवेन्यू, गोइंग कंसर्न, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे भी इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है. यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू रीअसेस ऑल द इंडिकेटर्स विच शोज़ कि आपको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा एट एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड. तो आप यूजुअली एक डिस्क्लेमर देके यहाँ नहीं बच सकते. यू हैव टू सी फ्यू इंडिकेटर्स which are readily available in the market. You can see whether operation is suspended temporarily or not, whether there is any decline in your demand or price, कुछ भी कम हो रहा है या तो डिमांड ही नहीं रहेगी मार्केट में या प्राइस आपका सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहा है. कुछ भी अगर आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपके इम्पेयरमेंट को किक करती है यहाँ पे, then it amounts to reduced economic activity in technical words. So reduced economic activity अगर कहीं से भी आपको ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है, then you have to reassess your indicators for the impairment. अब impairment loss कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं. बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल वैल्यू. बुक वैल्यू तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है जो आपकी बुक में आ रहे हैं. बट रिकवरेबल वैल्यू के अंदर आप कैसे निकालते हैं? इट्स हायर ऑफ टू वैल्यूज यू कैन कंपेयर. फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ले लें आप, या और उसको कंपेयर करें वैल्यू इन यूज से. फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं. फेयर वैल्यू आपको पता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आपको पता है क्या होता है. अब वैल्यू इन यूज की बात करें, उसके ऊपर हमें मेजर इम्पैक्ट आ सकता है ड्यू टू दिस पैंडेमिक. ये वैल्यू चेंज हो सकती है. ये वैल्यू इन यूज निकालते कैसे? वैल्यू इन यूज वी डिराइव बाय कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज. जो भी उस एसेट की वजह से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले, जो भी कैश फ्लोज आने वाले हैं, उनको आप डिस्काउंट करते हैं. उसके ऊपर आप जो सेल्स प्राइस है एट एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब आप उस एसेट को बेचेंगे तो जो उसका डिस्पोजल वैल्यू है, जो भी आपके पास टर्मिनल वैल्यू आएगी एसेट की, उसको भी आप डिस्काउंट करते हैं आज की डेट पे, और दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके जो नंबर निकल के आता है दैट इज़ योर वैल्यू इन यूज फॉर द एसेट. अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हम बता सकते हैं यहाँ पे, जिसको आप फॉलो करें तो शायद आपको आसानी होगी. आप रिव्यू करें अपने एजम्पशंस को जो कि आपने लिए थे जब आपने लास्ट टाइम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी है, जब आपने वैल्यूएशन करी है, वैल्यू इन यूज निकाला है, फेयर वैल्यू निकाला है. हर चीज़ के लिए जो भी एजम्पशंस लिए हैं उनको आप एक बार रिव्यू करें थॉरोली. उसमें देखें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है. उसके बाद आप अपना डिस्काउंटिंग रेट को दोबारा से रिव्यू करें. इसमें तो चेंजेस होने ही वाले हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट पोस्ट पैंडेमिक विल नॉट रिमेन सेम टू द इंटरेस्ट रेट व्हाट वाज देयर बिफोर द पैंडेमिक. तो दैट इज़ अ सेक्टर वेयर यू विल गेट सिग्निफिकेंट चेंजेस, और आपका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट चेंज हो जाएगा, जो कि एक मैक्सिमम कंपनीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट को एज ए डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके चलती हैं. तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, विच विल डायरेक्टली चेंज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज. उसके अलावा आपका कैश फ्लो इट सेल्फ कैन चेंज. कैश फ्लो में ही चेंजेस हो सकता है. अगले 6 महीने आपको पैसे आए ही ना, जो आपने प्रोजेक्ट किए थे कैश फ्लो अगले 6 महीने के वो आए ही ना. उसके बाद हो सकता है अगले 6 मंथ्स में कम आए, हो सकता है डबल हो जाए. एनीथिंग कैन हैपन. यू हैव टू रीअसेस योर कैश फ्लो अमाउंट्स, कितना अमाउंट रहेगा, उसको दोबारा आप प्रोजेक्शन बनाएंगे. उसके बाद मार्केट के एजम्पशंस जो आपने फेयर वैल्यू के कंपटीशन के लिए ली है, उसको दोबारा से एक बार डिटेल में जाके देखना पड़ेगा क्या एजम्पशंस लिए हैं, वेदर दे आर स्टिल करेक्ट इन करेंट सिचुएशन, क्या वो ठीक हैं, आप ले सकते हैं एज ऑन बैलेंस शीट डेट. अगर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप उन एजम्पशंस को भी चेंज करेंगे और फिर से फेयर वैल्यू डिराइव करेंगे. बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर बहुत ही छोटा इम्पैक्ट है. अगर आपका एसेट का डेवलपमेंट रुका हुआ है, सस्पेंडेड है, तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कैपिटलाइज नहीं करना है, उसको भी सस्पेंड करना है. मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर में देख सकते हैं, छोटा सा आइकन बना आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है वहाँ पे भी सब्सक्राइब का ऑप्शन है. आप प्लीज़ उस बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए. कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं है जो बच जाए इस पर्टिकुलर एरिया से. प्रोविजंस और कॉन्टिजेंसीज तो आपको रिव्यू करनी ही पड़ेगी आफ्टर दिस कोविड-19 इम्पैक्ट. तो इसमें जो सबसे मेजर एरिया है, अगर हम उसकी बात करें तो रिव्यू करना पड़ेगा आपको. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ेंगे एक बार को कि क्या अभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से कम है
क्योंकि दैट इज़ द पर्पस फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिसमें आपकी कॉस्ट जो है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से ज़्यादा आ रही है, फिर उसका मतलब ही क्या है? तो बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट तो आपकी वही है जो पहले थी, बट आपके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो आपके कैश फ्लोज हैं, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड हैं, और उसकी वजह से आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ही नीचे जा सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का, और वो कॉन्ट्रैक्ट ओनरस साबित हो सकता है। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको अकाउंट करना ही पड़ेगा, अपनी बुक्स में लेना ही पड़ेगा। बट उसके अंदर भी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई आपके डेडिकेटेड एसेट्स हैं, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो कि उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट आज की डेट में FEB से ज़्यादा है, जो कि एक ऑनरस प्रोजेक्ट बन चुका है, उस तरह के जितने भी एसेट्स हैं, उस पार्टिकुलर एसेट जो कि स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड है फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, पहले उनकी इम्पेयरमेंट को आप अकाउंट करेंगे, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के इम्पैक्ट को अकाउंट करेंगे अपनी बुक्स में। अगर आपको लगता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का आप ये असेसमेंट कर ही नहीं पाए क्योंकि आपके पास जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए टू कंप्लीट दिस असेसमेंट वही अवेलेबल नहीं हो पाई, देन ऑल्सो यू हैव टू डिस्क्लोज कि क्यों नहीं कर पाए, कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नहीं मिली, व्हाट वाज द रीजन यू कुड नॉट कंप्लीट दिस रिव्यू प्रोसेस। उसके बाद अगर रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग आप बना तो सकते हैं, लेकिन तभी बनाएंगे अगर आपकी बेसिक कंडीशंस मीट होती हैं। आपका जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन को बनाने के लिए, जो भी आपके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिफाइंड है। उसके बाद इसका डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए आपके पास, और देयर शुड बी एविडेंस कि आपने इस प्लान को इनिशिएट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप हवा में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविज़न बना लेना है, मैं रिस्ट्रक्चरिंग करके रहूँगा, कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके ये 3 बेसिक कंडीशंस मीट नहीं होते हैं। कैन नॉट टेक दिस प्रोविजंस इन योर बुक्स। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा के रखा है विच इज़ लाइबल टू कंपनसेट यू फॉर एनी बिजनेस डिसरप्शन, जो कि अभी मान लीजिए आप 3 महीने तक कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको कोई इंश्योरेंस का अमाउंट मिलने वाला है, यू आर वेरी होपफुल कि नहीं नहीं ये तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने इसी दिन के लिए करा के रखा था इंश्योरेंस। In that particular case also, you can only account that insurance sum receivable when there is a virtual certainty कि वो आपको अमाउंट मिल ही जाएगा। अगर आपको लगता है अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे 50% मिलेगा, 80% मिलेगा, या बिल्कुल नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है, unless there is a certainty, virtual certainty, you cannot account these numbers in your books as a receivable. अब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट को कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। एक एक करके देखते हैं हम। तो पहली चीज़, अगर हम डेफर टैक्स एसेट की बात करें तो अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी डेफर टैक्स एसेट आ रहा है तो यू हैव टू रीअसेस द रिवाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहने वाली है, आपको रीअसेस करना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस दोबारा बनाने पड़ेंगे, और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका वो DTA रिकवरेबल है, क्या आप उसका बेनिफिट ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते आफ्टर कंसिडरिंग द कोविड इम्पैक्ट। अगर आप ले सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अभी आपने कुछ DTA बना के रखा है, आप लोगों को लगता है नहीं नहीं 90% ही ले सकता हूँ, और आपको लगता है नहीं पूरा का पूरा आप अवेल कर सकते हैं, वॉट एवर इज द कंडीशन यू हैव टू एसेस इट फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर डेफर्ड टैक्स एसेट विच इज अपेयरिंग इन योर फाइनेंशियल्स। उसके बाद अब बात करते हैं एसेस द प्लान टू रिकॉग्नाइज DTL। जब अगर DTL में एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है जहाँ पे आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है सब्सिडरीज का, उसके ऊपर डेफर टैक्स लायबिलिटी बनानी है कि नहीं बनानी है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर द मैनेजमेंट। इस केस में उनको पूरा प्लान एसेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का करना क्या है। तो ये अभी तक बहुत ही सिंपल होता आया था, अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन थी नहीं इसके अंदर। आप कभी भी डायरेक्ट डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लायबिलिटीज़ बना सकते थे और फॉलोइंग सम जनरल गाइडलाइंस। बट अभी आपको डिटेल्स में घुसना पड़ेगा। अभी आपको हर एक चीज़ को थॉरोली एनालाइज करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ डिस्क्लोजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो काफ़ी इन्हेंस हो गई हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर आपने कोई भी एजम्पशंस लिए हुए हैं, एस्टिमेट्स लिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप साबित कर रहे हैं कि नहीं नहीं रिकवरेबिलिटी ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट तो है ही मेरे पास, तो ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से ही सबूत आ गया।
you have to show those assumptions, you have to disclose those assumptions and estimates on basis of which you are claiming कि आपके तो deferred tax asset की recoverability है, and that is why you are maintaining this asset still in your books. सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रिलेटेड मेजर्स अनाउंस किए, अभी तक तो बहुत ज़्यादा नहीं किए, बट कुछ ऐसे मेजर्स अगर आते हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके डायरेक्ट टैक्स को या इनडायरेक्ट टैक्स को कहीं से भी, तो उनका भी इम्पैक्ट आपको अपनी बुक्स में लेना पड़ेगा. फेयर वैल्यूएशन भी हमारे कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचा नहीं है, तो इसके अंदर भी आपको कोटेड प्राइस जो है उसके अंदर ये एश्योर करना है कि जो ट्रांजेक्शन्स हमने ली हैं वो ट्रांजेक्शन्स ऑर्डरली मार्केट से ली हैं हमने. तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डरली मार्केट से लिया है कि नहीं लिया है, तो उसके लिए कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम द डिटेल्स विच यू कैन डेफिनेटली डाइव इन. तो आपको ये देख सकते हैं आप कि प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी तो नहीं है, मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, बहुत नीचे चला गया बहुत ऊपर चला गया, देन इट्स नॉट ऑर्डरली. सिमिलरली अगर वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल नहीं है, वॉल्यूम के अंदर भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए नॉर्मल सिनारियो. सिमिलरली अगर आप एप्लीकेशन गाइडेंस जो दे रखे हैं इंड एस 113 के अंदर, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, जिसने भी आपका फेयर वैल्यूएशन प्रिपेयर किया है रिपोर्ट, उसने 113 की गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो किया है, वो आपको एक बार एश्योर करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो कोविड के वजह से जो अदर इम्पैक्ट आएंगे ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एजम्पशंस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता है ड्यू टू चेंज इन इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग. क्रेडिट रिस्क जो है मार्केट का, दैट कैन सिग्निफिकेंटली चेंज. सिमिलरली वॉट एवर अदर फैक्टर्स यू आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट और यू आर टेकिंग एज एन एजम्पशन, वो आपको देखने पड़ेंगे कि क्या वो आज की डेट में सूटेबल हैं फॉर योर कंपनी और नॉट. आपकी एंटिटी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू ऑन. बट अभी हम स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे जहाँ पे आपका ECL अगर है, जो भी आपने बुक किया है, रिकॉर्ड किया है, वो चेंज हो सकता है सिग्निफिकेंटली. यू हैव टू रीअसेस योर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस if it still remains at the same level or it has to get modified. सिमिलरली अगर हेज अकाउंटिंग आपने किया हुआ है, आप हेज अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, तो यू हैव टू रीअसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कैश फ्लो हेज. कोई भी अगर आपका कैश फ्लो हेज है जो कि अभी लाइव है, तो उसका इफेक्टिवनेस आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, और कोई भी इम्पैक्ट अराइज होता है जो कि इस कैश फ्लो हेज के रीअसेसमेंट के बाद, दैट यू हैव टू टेक थ्रू P&L ओनली. Same another thing you have to take care here is the fair value of derivatives. जो भी हैं आपके, जो भी आपके डेरिवेटिव्स आज की डेट में आपकी बुक्स में अपीयर हो रहे हैं, उनका फेयर वैल्यूएशन आपको दोबारा से कोविड-19 को अपने दिमाग में रखते हुए एस्टिमेट करना है कि आर दे स्टिल सिटिंग एट द सेम लेवल ऑफ फेयर वैल्यू और वी नीड टू रीअसेस द फेयर वैल्यू ऑफ दोज डेरिवेटिव्स. तो और इसके अंदर अगर मैं कोविड इम्पैक्ट की बात करूँ, तो अगेन द सेम फैक्टर्स विच वी डिस्कस्ड अक्रॉस अदर स्लाइड्स. यू हैव टू टेक द इंटरेस्ट रेट इन consideration. You have to take forex rate which can impact depending on your derivatives type. You have to consider the commodity, you have to consider your underlying assets. So all these factors you have to assess, and then you have to arrive at a conclusion where your whether your fair value for derivative is correct or not. तो अभी हमने सारे मेजर टॉपिक्स को देखा. अभी क्विकली बात करेंगे कुछ छोटे छोटे आइटम्स की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं आज की डेट में. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोर्स मेजोर क्लॉज है, फोर्स मेजोर इज नथिंग बट इट सेज कि अगर आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड, देन यू प्रॉब्ली आर नॉट लायबल टू पे फॉर द लायबिलिटी फॉर दैट पीरियड. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट की हुई है और आपके लीज एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से या फोर्स मेजोर क्लॉज के लिए कुछ भी अगर स्पेसिफिकली डिफाइंड है और आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस सिचुएशंस इन कोविड-19, सो यू कैन take benefit of these clauses, and you can ask your lessor to waive the rental or whatever other expenses you are supposed to pay for that particular period for when you are not operating. सिमिलरली अगर जैसा कि आप जानते हैं RBI ने मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया है सारे बैंक्स को, और उन्होंने फर्दर अपने कस्टमर्स को दिया है, तो इफ़ यू आर अवेलिंग एनी सच बेनिफिट्स, योर प्रिंसिपल पेमेंट रिपेमेंट्स आर डेफर्ड, योर इंटरेस्ट रिपेमेंट्स आर डेफर्ड, सो उसको भी आप प्रॉपरली अकाउंट करें अपने बुक्स में.
टर्मिनेशन बेनिफिट्स को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ही मेजर ले ऑफ्स हो सकते हैं कंपनी में। तो एग्जिस्टिंग टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या है, उसके अंदर अभी आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो सकता है एक नया टर्मिनेशन बेनिफिट ड्राफ्ट करके रखा हो, या कुछ ऐसे प्रपोजल्स एम्प्लॉय को देना चाह रहे हो, लीव विदाउट पे और समथिंग एल्स विच इज़ नॉट नॉर्मल, विच इज़ नॉट इन लाइन विद योर पॉलिसी। तो उस टर्मिनेशन बेनिफिट को कैसे आपको अपनी बुक्स में दिखाना है, कैसे उसको अकाउंट करना है, वो एक मेजर पोर्सन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। सिमिलरली काफ़ी सारे रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं जो कि डिफ़र कर दी गई हैं, डिले कर दी गई हैं, तो उनके अगर कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपकी रिपोर्टिंग पे, उनको भी आपको कंसिडर करना है। There could be lot many more items, so I cannot cover everything here of financial reporting, but I have covered most of it, which is almost relevant for everyone. So once again, I would request you to subscribe to our channel and share this video with your friends if you find it valuable. Thank you so much.